तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल NCERT सर्कल में। दोस्तों NCERT का चर्चा इतिहास विषय के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। इससे पहले हम अध्याय 10 तक कंप्लीट कर चुके हैं और ये हमारा अध्याय 11 है। दोस्तों आपको बता दें NCERT पुस्तकें कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। ठीक है, तो दोस्तों शुरू करते हैं अध्याय 11, इमारतें, चित्र तथा किताबें। ठीक है दोस्तों, ये जो इसमें ऊपर थोड़ी जानकारी दी जाती है ये कक्षा 6 के छात्रों के लिए दी जाती है ताकि वे पढ़ते वक्त मन लगाकर पढ़ें, इंटरेस्ट से पढ़ें। ठीक है दोस्तों, तो हम इसको जल्दी से पढ़ते हैं ताकि हमारा रिदम बने और फिर हम अपने मुद्दे पर आते हैं। ठीक है दोस्तों, मर्द सामी और लौह स्तंभ। ठीक है, मर्द सामी आज बहुत खुश था। पहिएदार कुर्सी में बैठाकर उसका भाई उसे कुतुब मीनार दिखाता हुआ प्रसिद्ध लौह स्तंभ के सामने ले आया। धूल भरे पथरीले रास्ते से रैंप के सहारे यहाँ तक आना काफ़ी मुश्किल था। उसने अपने इस अनुभव को मरुद सामी कभी नहीं भूल पाएगा। ठीक है, ये मरुद सामी बालक है दोस्तों, ये थोड़ा विकलांग है। इसका भाई इसे लेके जा रहा था, तो ये मतलब खुश हो रहा है और ये अपने अनुभव को बता रहे हैं, इसमें कभी भूलेगा नहीं। ठीक है, ऐसा कुछ लिखा जाता है बच्चों के बारे में, और ये ताकि बच्चे इसको मन लगा कर पढ़ें कि देखिए बच्चे के बारे में क्या लिखा है, तो ये सब रुचिकर हो जाता है उनके लिए ना। आगे बढ़ते हैं, धातु विज्ञान। प्राचीन भारतीय धातु वैज्ञानिकों ने विश्व धातु विज्ञान के क्षेत्र में प्रमुख योगदान दिया। पुरातात्विक खुदाई में यह दर्शाया गया है कि हड़प्पावासी कुशल शिल्पकारी थी और उन्हें तांबे की धातु कर्म धातु शोधन की जानकारी थी। ठीक है, तो पुरातात्विक खुदाई में ये मिला है दोस्तों कि हड़प्पावासी जो सिंधु सभ्यता के अंतर्गत हम पढ़ते हैं, वो अच्छी शिल्पी थी, मतलब अच्छी शिल्पकार थी। उन्हें तांबे की धातु का शोधन करना आता था। ठीक है, और उन्हें तांबे और टिन को मिलाकर कांसे भी बनाना आता था। क्या कह रहे हैं, तांबे और टिन को मिलाकर कांसा बना सकती थी। वो इस योग्यता में सक्षम थी। वो इस जानकारी से भली भांति परिचित थे दोस्तों कि तांबे और टिन को मिलाकर जो बनाते हैं वो कांसा है, और उसका उपयोग क्या क्या करते हैं वो सब उन्हें आता था। ठीक है, जहाँ हड़प्पावासी कांस्य युग से जुड़े थे, वहीं उनके उत्तराधिकारी लौह युग से संबंधित थे। ठीक है, तो ये भी बता रहे हैं हड़प्पावासी कांस्य का उपयोग करना जानते थे, और उनकी उत्तराधिकारी जो उनके बाद आए है ना, वो लोहे से परिचित थे। ठीक है, वो लोहे का उपयोग करना जानते थे। भारत अत्यंत विकसित किस्म की लोहे का निर्माण करता था। भारत में, हमारे देश में उस समय अच्छी किस्म का लोहा उपयोग किया जाता था। ठीक है, खोटा लोहा, चिपटवा लोहा और ढलमा लोहा। ठीक है, आगे देखते हैं। ये लौह स्तंभ दिखाया गया है दोस्तों, ये महरौली दिल्ली में पड़ता है। ठीक है, इसके बारे में पढ़ते हैं क्या है। हाँ, लौह स्तंभ महरौली दिल्ली में कुतुब मीनार के परिसर में खड़ा यह लौह स्तंभ भारतीय शिल्पकला की कुशलता का एक अद्भुत उदाहरण है। इसकी ऊंचाई 7.2 मीटर और वजन 3 टन से भी ज़्यादा है। ठीक है दोस्तों, इसका निर्माण लगभग 1500 साल पहले हुआ। ठीक है, महरौली लौह स्तंभ का निर्माण 1500 साल पहले हुआ। इसकी बनने के समय की जानकारी हमें इस पर खुद ही अभिलेखों से मिलती है। इसमें चंद्र नाम की एक शासक का जिक्र है, जो संभवतः गुप्त वंश अध्याय 10 में पढ़ चुके हैं के थे। ठीक है, आश्चर्य की बात यह है कि इतने वर्षों के बाद भी इसमें जंग नहीं लगी है दोस्तों। तो वाकई में ये बात आश्चर्य की है कि इतनी वर्षों के बाद भी, 1500 साल बाद भी इसमें जंग नहीं लगी है। ठीक है, आज के जो लोहे में हम देखते हैं कि बहुत जल्दी जंग लग जाती है। अगर 2-4 दिन खुला छोड़ दें और उस पर पानी पड़ जाए ना, तो दोस्तों जंग लग जाता है उसमें। ठीक है, और ये इतने समय पहले से बना हुआ है, 1500 साल बहुत हो जाती हैं दोस्तों, और इसमें जंग नाम की चीज़ भी नहीं है। ठीक है, तो क्या मिलाया होगा उन्होंने, ठीक है, किस धातु का उपयोग किया होगा, कैसे मतलब उन्होंने तरीके अपनाए होंगे इसको बनाने में, बहुत ही सोचने वाली बात है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ईंटों और पत्थरों की इमारतें। हमारे शिल्पकारों की कुशलता के नमूने स्तूपों जैसी कुछ इमारतों में देखने को मिलते हैं। ठीक है, जो पुराने शिल्पकार थे ना, ठीक है, उनकी कुशलता का नमूना हम देख सकते हैं इमारतों और स्तूपों के बनने की तरीके को देखकर। ठीक है दोस्तों, किस तरह से बनाया गया है।
स्तूपों का शाब्दिक अर्थ टीला होता है। हालांकि स्तूप विभिन्न आकार की थे, कभी गोल या लंबे तो कभी बड़े या छोटे। उन सब में एक समानता है, प्राय सभी स्तूपों के भीतर एक छोटा सा डिब्बा रखा रहता है। इन डिब्बों में बुद्ध या उनके अनुयायियों के शरीर के अवशेष जैसे दांत और क्या रहे लिखा है इसमें, हड्डी या राख या उनके द्वारा उपयोग प्रयुक्त कोई चीज़ या कोई कीमती पत्थर अथवा सिक्का। तो बोल रहे हैं दोस्तों ये कि ये इन स्तूपों में स्तूप बताएंगे अभी दोस्तों, नीचे उसका चित्र आएगा। ठीक है, स्तूपों में क्या रखते थे कि बुद्ध की अनुयायी या बुद्ध या उनके अनुयायियों की द्वारा उपयोग की गई कोई वस्तु या उनकी मृत्यु के बाद उनके शरीर का कोई अवशेष। ठीक है, या कह रहे थे कि कोई कीमती पत्थर से या सिक्का। ठीक है, ऐसी सब चीज़ें देखने को मिली हैं। ठीक है, स्तूपों में। ठीक है, तो इसे धातु मंजूषा कहते हैं। इसे धातु मंजूषा कहते हैं। प्राय स्तूप धातु मंजूषा के ऊपर रखा मिट्टी का टीला होता था। स्तूप जो होता है ना, जो जिस स्तूप के अंदर जो डिब्बा रखा रहता है जिसमें वो उनकी कोई अवशेष रखे हुए रहते थे ना, तो उस डिब्बे को धातु मंजूषा कहते थे। तो दोस्तों ये बता रहे हैं, प्राय धातु मंजूषा के ऊपर रखा मिट्टी का टीला होता था। बाद में टीले को ईंटों से ढक दिया जाता था। क्या कह रहे हैं, जो डिब्बा होता था उसमें उनके अवशेष रखे रहते हैं बुद्ध या उनके अनुयायियों की, उसको मंजूषा कहते थे। उसके ऊपर एक मिट्टी का टीला होता था, उस मिट्टी के टीले को ईंटों से ढक दिया जाता था। उसके बाद आगे की कार्यवाही की जाती है, जैसे कि अब इसमें देखेंगे हम। बाद में टीले को ईंटों से ढक दिया जाता था और बाद के काल में उस गुंबदनुमा ढांचे को तराशते हुए पत्थरों से ढक दिया गया। ठीक है, उसी को आगे की प्रक्रिया में इस तरह से बनाया गया। ठीक है दोस्तों, ये बताएंगे अभी क्या है। तराशे पर ढक दिया जाता था। प्राय स्तूपों की चारों ओर परिक्रमा करने के लिए एक वृत्ताकार पथ बना होता था, जिसे प्रदक्षिणा पथ कहते हैं। ठीक है, स्तूपों के चारों ओर वो सब बनने के बाद, जैसे कि बता रहे हैं गुम्बद बनाने के बाद उसके चारों ओर चक्कर लगाने के लिए जो बुद्ध के अनुयायी या उनके बाद के भिक्षु, जिन्हें हम इंग्लिश में मोंक कहते हैं, ठीक है, वो आते थे उनकी परिक्रमा करने के लिए। श्रद्धा होता है दोस्तों, और आस्था रहती है उनमें। ठीक है, और वो उधर बैठकर उसी के आसपास या कहीं जंगलों में कहीं भी बैठकर वो अपनी तपस्या करते हैं दोस्तों। ठीक है, ध्यान करते हैं। ठीक है, योग ध्यान में मतलब अपना वक्त गुजारते हैं। ठीक है, तो बता रहे हैं कि स्तूपों के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए एक वृत्ताकार पथ बना होता था। ठीक है, जिसे प्रदक्षिणा पथ कहते हैं। ठीक है, इस रास्ते को रेलिंग से घेर दिया जाता है। ठीक है, आज भी हम देखते हैं अपनी छतों पर या अपनी छज्जा निकाल देते हैं घर की बाहर छत पर, तो उसको रेलिंग से ढक दिए जाते हैं। आजकल लोहे की रेलिंग और पत्थरों की रेलिंग यूज करी जाती है। ठीक है, ईंटों की बना दी जाती है डिजाइन से। तो इसी प्रकार से उस समय भी रेलिंग चारों तरफ उसकी रेलिंग लगा दी जाती थी। ठीक है, जिसे वेदिका कहते हैं। रेलिंग को वेदिका कहते हैं दोस्तों। हम आप इस तरह से याद कर सकते हैं, रेलिंग को वेदिका कहते हैं। रेलिंग वेदिका। ठीक है, वेदिका में प्रवेश द्वार बने होते थे। आज भी देखते हैं कि वेदिका मतलब रेलिंग में ईंटों की छोटी छोटी खांची निकाल देते हैं, और या स्टील की रेलिंग बनवाते हैं हम लोग, लोहे की रेलिंग बनवाते हैं, तो उसमें सांच से मतलब ऐसी मतलब थोड़ी सांस छोड़ दी जाती है ना। उस समय शायद वो सांस थोड़ी बड़ी आकार में छोड़ दी जाती होगी, है ना। ये सब बता रहे हैं। रेलिंग तथा तोरण प्राय मूर्तियों कला की सुंदर कलाकृतियों से सजी होती थी। तो उस समय दोस्तों बड़ी होती थी वो रेलिंगें, क्योंकि रास्ता भी गुम्बदनुमा, वो बता रहे हैं ना, गुम्बदनुमा जो टीला बनाते थे वो बड़ा होता था, तो उसकी चारों रेलिंग भी बड़ी लगती होगी। तो उस पर मूर्तियाँ और मूर्तियों से मतलब अच्छी डिजाइन निकाली जाती थी, कलाकृतियों से सजा दी जाती थी। ठीक है, हम घरों में क्या छोटा सा रेलिंग बनाते हैं ताकि उस मतलब उधर छत पर बैठकर कोई किसी भी तरह का अपना मतलब सुबह की धूप ले सकें वगैरह वगैरह, इस तरह से बनाते हैं। ठीक है, लेकिन उधर उस समय की बात अलग है। ठीक है, आप भावनाओं को समझो दोस्तों, क्या कहना चाहते हैं इसमें कि रेलिंग गुम्बद नुमा बड़ा होता था। जैसे कि मान के चलो 1 बीघे में बना दिया, तो उस 1 बीघे की में 1 बीघा में 2 बीघा में रेलिंग बनाएंगे तो कितना लंबा बनेगा और कितनी बड़ी रेलिंग बनेगी। फिर उसमें कलाकृतियाँ पत्थर से निकाली जाती हैं, तो स्वाभाविक है ना। मानचित्र 7 पृष्ठ पर 105 में अमरावती को ढूंढो। यहाँ कभी
एक भव्य स्तूप हुआ करता था। लगभग 2000 साल पहले इस स्तूप को सजाने के लिए शिलाखंडों खंडों पर चित्र उकेरे गए। ठीक है, तो अमरावती को देखेंगे कहाँ है दोस्तों, इसमें तो नहीं है। कई बार पहाड़ियों को काटकर बनावटी गुफाएं बनाई जाती थी। इस तरह की कई गुफाओं की मूर्तियों तथा चित्रों द्वारा सजाया जाता था। ठीक है, तो कह रहे हैं कि कई बार जैसे कोई बड़ा पत वो होता था, बनावटी गुफा बनाई जाती थी बड़े पत्थर को काट कर, यानी कि गुफा खोद थी, मतलब किसी पहाड़ को खोद कर एक वो बनाया जाता था कि गुफा टाइप का, जिसमें मतलब लोग रह सकें अपनी मौसम, सर्दी में, गर्मी में, ऐसी बरसात में मौसम के प्रकोप से बच सकें। ठीक है, तो ये बनाई जाती थी और उनमें भी मूर्तियाँ और चित्रकला देखने को मिली है, तो ये बता रहे हैं। ठीक है, तो इसके बारे में पढ़ते हैं दोस्तों। ये क्या है, सांची का महान स्तूप मध्य प्रदेश, ये मध्य प्रदेश में है। ठीक है, इस स्तूप के इस तरह की स्तूप का निर्माण कई सौ साल पहले तक चलता रहा। इसमें बता रहे हैं कई सालों तक इस तरह के स्तूपों का निर्माण होता रहा। इस स्तूप में ईंटों का प्रयोग संभवतः अशोक अध्याय 7 के ज़माने में, अध्याय 7 में हम अशोक के बारे में पढ़ चुके हैं, उनके ज़माने में किया गया। ठीक है, जबकि रेलिंग और प्रवेश द्वार बाद के शासकों के काल में जोड़े गए। बाएं अमरावती की एक शिल्पकृति, इस तरह को देखकर इसका वर्णन करो। ठीक है, ये शिल्पकृति है अमरावती की, इसके बारे में वर्णन करने को बोल रहे हैं। ठीक है दोस्तों, ये देखते हैं तो क्या कह रहे हैं। सांची का स्तूप जो मध्य प्रदेश में, इनका निर्माण कई सौ सालों, मतलब इस तरह के स्तूपों का निर्माण कई सालों तक चलता रहा। ठीक है, और बौद्ध के समय इनका निर्माण हुआ। ठीक है, क्या कह रहे हैं, इस स्तूपों का में ईंटों का प्रयोग संभव है। इन स्तूपों में ईंटें जो लगाई गई ये इसमें दिख रही हैं, ये सम्राट अशोक के समय शुरू हुई, और इसमें जो रेलिंग बता रहे हैं उनका प्रयोग बाद के शासकों के समय हुआ। ठीक है, बस इतनी सी बात है। और आगे क्या कह रहे हैं, कई बार पहाड़ियों को काट कर बनाई गई गुफाएं बनाई जाती थी। इस तरह की गुफाएं को मूर्तियों तथा चित्रों द्वारा सजाया जाता था। ये हमने पढ़ लिया दोस्तों। और आगे क्या करें, पहाड़ों को काटकर बनाई जाती थी और उसे अच्छे से सजाई जाती थी। ठीक है, इस काल में कुछ आरंभिक हिंदू मंदिरों का निर्माण भी हुआ, मतलब हिंदू मंदिरों का भी निर्माण होना शुरू हुआ, क्योंकि उनके देवी देवताओं को भी मतलब लोग मानते थे और उनकी पूजा करने के लिए उनकी मूर्तियों की ज़रूरत पड़ी। ठीक है, मंदिरों में शिव, विष्णु, शिव तथा दुर्गा जैसी देवी देवताओं की पूजा होती थी। मंदिरों का सबसे महत्वपूर्ण भाग गर्भगृह होता था। जो बता रहे हैं इनमें मंदिरों का निर्माण होने लगा, इन मंदिरों में गर्भगृह होता था, जो मुख्य जगह होती थी। ठीक है, जहाँ देवी या देवताओं की मूर्ति को रखा जाता था उसे गर्भगृह कहते हैं दोस्तों। ठीक है, इसी स्थान पर पुरोहित धार्मिक अनुष्ठान करते और भक्त पूजा करते थे। क्या कह रहे हैं, गर्भगृह जो मुख्य केंद्र होता है मंदिर का, जिसके बिना मंदिर का होना ना के बराबर होता है ना दोस्तों। ठीक है, अक्सर गर्भगृह को एक पवित्र स्थान के रूप में दिखाने के लिए भीतर गांव जैसे मंदिरों में उसके ऊपर काफ़ी ऊंचाई तक निर्माण किया जाता था। तो ये बोल रहे हैं कि मंदिर को स्पेशल, खास और मुख्य बनाने के लिए, उसकी भूमिका को और बढ़ाने के लिए उसके ऊपर एक शिखर बना दिया जाता था। इसमें उदाहरण भी दे रहे हैं कि भीतर गांव के मंदिर को बता रहे हैं। ठीक है, भीतर गांव के मंदिरों में ये उदाहरण लेकर बता रहे हैं। ठीक है दोस्तों, कह रहे हैं कि भीतर गांव के मंदिरों में ये निर्माण हुआ। ठीक है, वैसे तो एक उदाहरण दे लिया है, वैसे और भी होंगी। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, काफ़ी देखे गए हैं। ठीक है, शिखर निर्माण के कठिन कार्य के लिए सावधानी से योजना बनाई जानी पड़ती थी। जो शिखर बता रहे हैं कि मंदिर गर्भगृह के ऊपर एक ऊपर बनाते थे। आज भी देखते हैं दोस्तों, एक मंदिर के ऊपर देखते हैं सबसे ऊपर एक लंबा सा बना देते हैं ना, इसे गुम्मद टाइप का, और गुम्मद लंबा होता है, मतलब गुम्मद गोल होता है और वो थोड़ा लंबा होता है। हम दिखाएं ये भी इसमें। ठीक है,
उसको बनाने के लिए काफ़ी सावधानी से योजना बनानी पड़ती थी कि किस तरह से बनाना है, क्या करना है, कैसी डिज़ाइन देना है, कैसा आकार देना है, क्या क्या उसमें लगाना है, ठीक है। अधिकतर मंदिरों में मंडप नाम की एक जगह होती थी। यह एक सभागार होता था। यह एक सभागार होता था जहाँ लोग इकट्ठा होते थे। क्या कह रहे हैं कि अधिकतर मंदिरों में मंडप नाम की एक जगह होती थी। क्या कह रहे हैं कि मंडप नाम की जगह, मंडप देख सकते हैं दोस्तों कि आज भी मंदिरों में होती हैं। उनमें क्या करते हैं लोग, मतलब भगवान की पूरा पूजा अर्चना करते हैं और उधर मतलब स्तुति आराधना करते हैं और ढोल मंजीरे से संगीत सुनते हैं, गाते हैं और अपनी प्रार्थना करके भगवान को प्रसन्न करते हैं और भगवान की भजनों में मतलब खुशी महसूस करते हैं, आनंदित होते हैं, ठीक है, ये बता रहे हैं। तो एक बैठक टाइप का, आंगन टाइप का किसी भी प्रकार का ऐसा रहता था, लेकिन उसके ऊपर छत होती थी, ये बता रहे हैं। यह सभागार होता था जहाँ लोग इकट्ठे थे। मानचित्र 7 पृष्ठ 105 में महाबलीपुरम को और ऐहोल को ढूंढो। तो इसको देखने से पहले हम ये थोड़ा देख लेते हैं कि इधर क्या है। बाएं ऊपर उत्तर प्रदेश के भीतर गांव का एक आरंभिक मंदिर। यह लगभग 1500 साल पहले पक्की ईंटों और पत्थरों से बनाया गया था। दाएं ऊपर महाबलीपुरम की एक एकात्मिक मंदिर। इसमें से प्रत्येक मंदिर एक ही विशाल पहाड़ी को तराश कर बनाया गया, इसलिए इन्हें एकात्मिक मोनोलिथ कहा गया। ईंटों से बनाए जाने वाली मंदिर से यह बिल्कुल भिन्न होती थी। ईंटों से बनी इमारतों में नीचे से ईंटों की ऊपर की एक तह जोड़ते हुए उसे ऊपर की ओर ले जाते थे, जबकि चट्टान तराश कर बनाए जाने वाले मंदिरों को पत्थर काटने वाली ऊपर से नीचे की क्रम में बनाते थे, ठीक है। ये नीचे क्या है, ये समस्या के बारे में पूछ रहे हैं, कोई नहीं, हमें पढ़ना नहीं है, इसके हमारे मतलब की नहीं बात, ठीक है। देख भी लेते हैं अब क्या है। इन मंदिरों को बनाते समय पत्थर काटने वालों को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता होगा, इसकी सूची हमें नहीं बनानी है दोस्तों, ये हमारी काम का नहीं है। हाँ, कभी कभी मतलब दोस्तों कोई बड़ी परीक्षा में आ भी जाती है लिखने के लिए। दाएं ऐहोल का दुर्गा मंदिर, यह लगभग 1400 साल पहले बनाया गया है दोस्तों। ये देखिए, ये दुर्गा मंदिर है ऐहोल का, ठीक है, ये 1400 साल पुराना है। और ऊपर जी इसके बारे में दे रहे हैं कि भीतर गांव का आरंभिक मंदिर, ये भीतर गांव का आरंभिक मंदिर है, ये ईंटों से बनाया गया है, ये मतलब इसमें ईंटों का उपयोग किया गया है, ठीक है दोस्तों। और ये है महाबलीपुरम का, इसमें बताया गया था ये महाबलीपुरम का एकात्मिक पत्थर, ठीक है दोस्तों। एकात्मिक पत्थर ये होता है दोस्तों कि इसी मान का चलिए कि कहीं कोई एक पत्थर है, कोई एक बड़ा विशाल पत्थर, उसको काट कर धीरे धीरे तराश कर मतलब एक प्रशिक्षित पत्थर से मूर्ति बनाने वाली कारीगरों का उपयोग किया जाता था। वो पत्थरों को धीरे धीरे काट कर इस तरह की मतलब डिजाइन देते थे, इस तरह के मंदिरों को बनाते थे, ठीक है। आप इसमें देख रहे हैं दोस्तों कि ये अलग अलग मंदिर दिख रहे हैं, जबकि ये एक ही पत्थर, एक ही पहाड़ को, एक ही चट्टान को काट कर, विशाल चट्टान को काट कर बनाए गए हैं। लेकिन इसमें एक वक्त बहुत ज़्यादा लगता होगा दोस्तों, और दिखने में कितनी बहुत ही सुंदर लग रहे हैं दोस्तों। ये एक ही पत्थर से बनाने में कितनी मुश्किल आती होगी, आप सोच भी सकते हैं दोस्तों, ठीक है, कितना वक्त लगता होगा, ठीक है। लेकिन उस समय राजा रानी बहुत खर्चा करते होंगे, तो इस तरह से बनाने में कितनी मुश्किल करनी पड़ती होगी दोस्तों, आप सोच सकते हैं, है ना दोस्तों। मैं बहुत एक्साइटेड होता हूँ जब ऐसी चीज़ें देखता हूँ, आप भी सोच सकते हैं कितनी मेहनत करनी पड़ती होगी उस समय के लोगों को, है ना। चट्टान को काटना, धीरे धीरे पत्थर है कहीं से भी चटक सकता है बाद, है ना, बाद में फिर उसका क्या करेंगे ना। तो बहुत ही कला का इस्तेमाल करना, बहुत ही स्किल, बहुत ही अच्छी ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती होगी, ठीक है। आगे देखते हैं, ये तो हो गया मैंने दोस्तों, ठीक है। मार्च 7 पृष्ठ 105 में महाबलीपुरम और ऐहोल को ढूंढो। इन शहरों में पत्थर से बनी कुछ उत्कृष्ट मंदिर हैं, उनमें से कुछ इमारतें दिखाई गई हैं, उनमें से कुछ यहाँ दिखाए गए हैं, ठीक है। ऐहोल के मंदिर हो गई है। अब आगे देखते हैं
स्तूप तथा मंदिर किस तरह बनाए जाते थे। स्तूपों तथा मंदिरों को बनाने की प्रक्रिया में कई समस्याएं आती थीं। इनके लिए काफ़ी धन खर्च करना होता था, इसलिए आमतौर पर राजा रानी ही इन्हें बनवाने का निश्चय करते थे। पहला काम अच्छी किस्म की पत्थर ढूंढकर शिलाखंडों को खोदकर निकालना होता था। फिर मंदिर या स्तूप के लिए सोच विचार कर तय किए स्थान पर शिलाखंडों को पहुंचाना होता था। क्या कह रहे हैं कि स्तूपों को बनाने की प्रक्रिया में बहुत समस्याएं आती थी। बिल्कुल आती होंगी, बिल्कुल। मैंने अभी देखा कि किस तरीके की चट्टान को काट कर एक बेहतरीन किस्म की मंदिरों का निर्माण करना है ना, बहुत ही मुश्किल होता था। तो आगे इसके लिए काफ़ी धन की ज़रूरत पड़ती हुई या खर्च की ज़रूरत, धन बहुत खर्च होता होगा, ठीक है, स्वाभाविक है। इसलिए आमतौर पर राजा रानी ही इनका निर्माण करवाने की लिए मतलब निश्चय लेते थे, ठीक है, ठीक है। पहला काम होता था क्या कि अच्छी किस्म को पत्थर ढूंढना, और उसके लिए लोगों को लगा देते होंगे कहाँ दिखी, कहाँ पर, किस जगह पर, किस स्थान पर अच्छा पत्थर मिल रहा है ना। उसके बाद दूसरा काम होता था कि जिस जगह मंदिर बनवाना है उस जगह पर उन शिलाखंडों को मंदिर के स्थान पर ले जाकर वहाँ पर तराशना, ठीक है, बहुत मुश्किल होता होगा ना, ठीक है। यहाँ पत्थरों को काटकर छांटकर तराशने के बाद खंभों, दीवारों की चौखटों, फर्शों तथा छतों का आकार दिया जाता था। तो उसके बाद ये मंदिर की प्रक्रिया काफ़ी वक्त बाद पूरी हो जाती थी, मंदिर बन जाती थी। उसमें फिर दीवारें मतलब जो बचती थी उनमें एक खिड़कियाँ, गेट वगैरह, चौखटें और वो सब लगाने के बाद नीचे फर्शी भी बनानी पड़ती थी, है ना। इसमें बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आती होगी दोस्तों, ठीक है। आगे देखते हैं। इन सब के तैयार हो जाने पर सभी जगहों पर उन्हें लगाना काफ़ी मुश्किल का काम होता था, ठीक है दोस्तों। ये मुश्किल तो है ही दोस्तों। आज भी कोई चाहे कि इतने बड़े पत्थर को काट कर एक विशाल संरचना वाली और काफ़ी भवनों वाली मंदिरों को बनाए, तो मतलब काफ़ी डिजाइन वाली, जैसे इस तरह दिखाया गया है, इस तरह की मंदिरों को आज भी कोई बनाना चाहे तो बहुत ही ज़्यादा खर्चा आएगा दोस्तों, और बहुत मेहनत भी लगी। शायद है कि आज ऐसी प्रशिक्षित कारीगर भी ना मिलें, है ना। तो आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं ये। वहाँ उड़ीसा का जैन मठ, यह एक पहाड़ी को खोदकर इस 2 मंजिली इमारत को बनाया गया है। एक पहाड़ी को खोदकर ये 2 मंजिल इमारत को बनाया गया है। कमरों के प्रवेश द्वारों को ध्यान से देखो, इनमें जैन भिक्षु रहते और ध्यान करते थे। पृष्ठ 14 पर दिए गए चित्र को अध्याय से यहाँ अध्याय 2 और यहाँ दिखाई गई इन गुफाओं में क्या अंतर है। अंतर छोड़ो दोस्तों, आप ये देखिए कि ये जो दिखा रहे हैं इनको कैसे बनाया गया होगा, ठीक है। पत्थर है, इसको काटा, इसमें भवन बनाए गए और फिर इनमें खम्भे लगाए गए, ठीक है। और इनमें अंदर किस तरह से मतलब कमरे को आकार दिया जाता होगा दोस्तों, बहुत मुश्किल काम है ना। तभी इतिहास के विषय में और मतलब कहा जाता है कि ये बहुत ही उत्सुकता पैदा करता है ना। नीचे राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में एक मूर्ति का चित्र, क्या तुम यहाँ देख पा रहे हो कि किस प्रकार गुफाओं की खुदाई की गई होगी। दोस्तों बिल्कुल देख पा रहे हैं और बहुत ही आश्चर्यजनक दिख रहा है ये, ठीक है दोस्तों। ये है हमारी, बता रहे हैं, दिल्ली में संग्रहालय में रखी एक मूर्ति, ठीक है, इसके बारे में। इस तरह की शानदार ढांचे का निर्माण करने वाले शिल्पकारों को सारा खर्च स्वयं संभवतः राजा रानी ही देते थे। तो शिल्पकार जो होते थे वो सब काम करते थे खुदाई का और मंदिरों के निर्माण का, उनको जो खर्चा होता था वो राजा रानी ही देती थी, और कौन देगा भाई, ठीक है। आम जनता देगी तो देगी नहीं, ठीक है। आगे क्या कह रहे हैं, इसके अतिरिक्त इन स्तूपों या मंदिरों में आने वाले भक्त जो उपहार अपने साथ लाते थे उनसे इमारत की सजावट की जाती थी। तो जो भक्त होते थे वो दोस्तों कहीं से उपहार लाते थे, तो कोई कीमती रत्न है, कीमती पत्थर है, कीमती चीज़ों या किसी लकड़ी का जो उपयोगी हो उस मंदिरों के निर्माण में वो लगाते थे, ठीक है। उनसे मंदिरों को सजावटी बनाया जाता था। जैसे हाथी दांत का काम करने वाले श्रमिकों की संघ ने सांची के एक अलंकृत प्रवेश द्वार तोरण को बनाने का खर्च दिया।
तो मतलब कह रहे हैं कि सांची के जो मंदिर में हमने देखा कि ये ऊपर इसको बनाने के लिए हाथी दांत का काम करने वाली संघ ने इसमें कुछ योगदान दिया, ठीक है, खर्च उठाया, ठीक है। आगे क्या कह रहे हैं, इनकी सजावट के लिए पैसे देने वालों में व्यापारी, कृषक, माला बनाने वाली, इत्र बनाने वाली, लोहार, सुनार आदि होते थे। तो सभी मतलब जिन पर जो कुछ बनता होगा सजावटी चीज़ें या कुछ उपहार या जो कुछ भी बनता होगा उन पे सामान होता होगा वो सब देते थे, ठीक है दोस्तों, उपहार के रूप में। तथा ऐसे कई स्त्री पुरुष शामिल थे जिनके नाम स्तंभों, रेलिंगों तथा दीवारों पर खुदी हैं, ठीक है। ये सब अपना नाम दर्ज कराते थे। आज भी देखिए दोस्तों कि हम देखते हैं कि किसी भी मंदिर में कोई निर्माण कार्य होता है तो वहाँ पर लोग जो पैसे देते हैं, दान देते हैं, 500 एक, 1000 एक, 2100 एक, 5000 एक, ऐसे मतलब कुछ भी जो देते हैं तो उनका नाम लिख दिया जाता है और ये एक सीरीज बनाई जाती है। जो सबसे ज़्यादा पैसे देता है उनका नाम ऊपर, उनके बाद थोड़ा कम ऐसे लिखकर जो सबसे कम देता है उनका नाम नीचे लिख दिया जाता है। तो सेम कंडीशन उसी प्रकार की उस समय उपयोग की जाती होगी, है ना दोस्तों। तो इसलिए जब तुम इन स्थानों को देखने जाओ तो याद रखना कि कितनी सारे लोगों ने इन्हें बनवाने और सजाने में अपना योगदान दिया था। देखने जाओ तो याद रखना, ठीक है। याद क्या रखना दोस्तों, कभी जाने का वक्त मिला तो देखेंगे हम। वैसे हम दोस्तों काफ़ी जगह घूमने जा चुके हैं और इतिहास में क्या क्या हुआ वो महत्वपूर्ण जगहों को देख चुके हैं। मैं तो चाहूँगा दोस्तों आप भी घूमने की शौक़ में मतलब सॉरी वो आप भी घूमने का शौक़ पालिए, घूमने का शौक़ रखिए, घूमने की रुचि अपने मन में बढ़ाइए, क्योंकि घूमने से दोस्तों हम अपने देश को समझ सकते हैं, संस्कृति को समझ सकते हैं, अपने देश में घटित घटनाओं को, अतीत में क्या घटा, अतीत में क्या हुआ, इतिहास को समझ सकते हैं। हमारा जियोग्राफिकल माइंड इतना अच्छा हो जाता है दोस्तों कि कौन सी चीज़ हमने कहाँ देखी वो तुरंत रिकॉल होती है दोस्तों, और नॉलेज बढ़ता है। सबसे बड़ी बात तो है ना दोस्तों, घूमने से दोस्तों नॉलेज बहुत बढ़ता है और दिमाग बहुत रिफ्रेश रहता है, ठीक है। तो चाहेंगे आप भी कभी वक्त मिले तो घूमना, ठीक है। ये बहुत अच्छा काम है दोस्तों दिमाग को रिलैक्स करने के लिए, ठीक है। अध्याय जी छोड़ो, अध्याय 8 के बारे में क्या बताया, ये हमारी कामगानी गुलाबी अक्षरों में जो लिखा है दोस्तों, ठीक है। चित्रकला, मानचित्र 7 में अजंता को ढूंढो। यहाँ वह जगह है जहाँ के पहाड़ों में सैकड़ों सालों के दौरान कई गुफाएं खोदी गईं, इनमें से ज़्यादातर बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए विहार थे। इनमें से कुछ को चित्रों द्वारा सजाया गया था, जहां इनकी कुछ उदाहरण दिए गए हैं। गुफाओं के अंदर अंधेरा होने की वजह से अधिकांश चित्र मसालों की रोशनी से बनाए गए थे। इन चित्रों के रंग 1500 साल बाद भी चमकदार हैं। ये रंग पौधों तथा खनिजों से बनाए गए। इन महान कृतियों को बनाने वाले कलाकार अज्ञात हैं। तो ये बोल रहे हैं दोस्तों, ये अजंता की जो गुफा है ना दोस्तों, ये उसमें ये चित्र पाया गया है। ये कितना अच्छा चित्र है, और इस चित्र में जो रंगों का इस्तेमाल किया गया है वो खनिज और क्या है कि पेड़ पौधों की पत्तियों से निकाल कर रस वगैरह उनका यूज किया गया होगा, तो ये बता रहे हैं। और इतने 1500 साल बाद भी ये चित्र आज भी चमकीले, मतलब बिल्कुल नए की नए लग रहे हैं दोस्तों, ये बता रहे हैं इसमें। अजंता के चित्र तुम्हें इनमें से प्रत्येक चित्र में जो दिखाई देता है उसका वर्णन करो। और अजंता के चित्र ये भी हैं दोस्तों, ठीक है। कितना बढ़िया दिख रहा है, इनमें चित्र के बारे में वर्णन करने के लिए बोला है दोस्तों, क्या दिख रहा है, कैसा है, ये सब है। तो पुस्तकों की दुनिया, ठीक है, आगे देखते हैं पुस्तकों की दुनिया के बारे में क्या है, मतलब पुस्तकों की दुनिया। हाँ, इस युग में कई प्रसिद्ध महाकाव्यों की रचना की गई। इन उत्कृष्ट रचनाओं में स्त्री पुरुष की वीर गाथाएँ तथा देवताओं से जुड़ी कथाएँ हैं। करीब 1800 साल पहले एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य शिलप्पदिकारम की रचना
एलांगो नामक कवि ने की। ठीक है, इनमें कोवलम नाम के एक व्यापारी की कहानी है। यह पुहार में रहता था, अपनी पत्नी कन्नगी की उपेक्षा कर वह एक नर्तकी माधवी से प्रेम करने लगा। बाद में वह और कन्नगी पुहार छोड़कर मदुरै चले गए। वहाँ पांड्य राजा की दरबारी जौहरी ने कोवलन पर चोरी का झूठा आरोप लगाया, जिस पर राजा ने उसे प्राणदंड दे दिया। कन्नगी, जो अभी भी उससे प्रेम करती थी, इस अन्याय के कारण दुखी और दोष से मर भर गई। उसने मदुरै शहर का विनाश कर डाला। देखिए दोस्तों, क्या कहानी लिखी है पुस्तकों की दुनिया में कि 1800 साल पहले तमिल महाकाव्य शिल्पाधिकारम की रचना एलांगो नाम कवि ने की। ठीक है, इसमें कोलम नाम के एक व्यापारी की कहानी लिखी है उन्होंने। जैसे कि हम कहानियाँ पढ़ते हैं कि उसके लेखक के बारे में, तो उसके लेखक कोई कहानी लिखता है तो वो कहानी का वर्णन जैसे हम पढ़ें तो इसी प्रकार। ठीक है, तो पुहार क्या कह रहे हैं, एक व्यापारी पुहार, ठीक है, वो अपनी पत्नी को छोड़कर, कन्नगी उसकी पत्नी का नाम था, उसको छोड़कर एक नर्तकी माधवी से प्रेम करने लगा। ठीक है, बाद में वो अपना शहर छोड़कर चला गया और मदुरै में रहने लगा, जो मदुरै आज उसमें है क्या कि तमिलनाडु में। ठीक है, वहाँ रहने लगा, जहाँ पांड्य राजा के दरबारी जौहरी ने कोलम पर चोरी का आरोप लिया। तो पांड्य की राजा की दरबारी ने उन पर चोरी का, उसी व्यापारी पर चोरी का इंजाम लगा दिया और राजा ने मृत्युदंड दे दिया। और उसके बाद वो उसकी जो प्रेमिका थी वो रोती रोती परेशान हो गई और उसने मतलब बहुत दुखी हुई, मतलब कहने का, और उसने मदुरै शहर का विनाश कर डाला, ये बता रहे हैं इसमें। आइए क्या कहते हैं, शिल्पाधिकारम में लिए गए एक वर्णन। ठीक है, इसको पढ़ते हैं दोस्तों या छोड़ते हैं, क्या करें बता दो आप। अगर ऑफलाइन हैं तो आप कमेंट में भी नहीं बता सकते। ठीक है दोस्तों, हम पढ़ ही लेते हैं, क्या है, 1 मिनट 2 मिनट लगेगा। यहाँ कवि ने कन्नगी के दुख का वर्णन इस तरह किया है। ठीक है, ओ मेरा दुख तो देखो तुम, मुझे सांत्वना तक नहीं दे सकते। क्या यह सही है कि सुस्त सोने से भी सुंदर तुम्हारा शरीर बिना धूल से सना यूं ही पड़ा। यह कहाँ का न्याय है कि गोधुली की इस स्वर्णिम आभा में फूलमाला से ढकी सुंदर वक्ष स्थल वाले तुम जमीन पर गिर पड़े हो। मैं अकेली से असहाय और हताश होकर खड़ी हूँ। क्या ईश्वर नहीं है? क्या इस देश में ईश्वर नहीं है? क्या तुम पर क्या उस स्थान पर ईश्वर रह सकते हैं जहाँ की राजा की तलवार निर्दोष नवागतुंक की प्राण ले लेती है? क्या ईश्वर नहीं है? नहीं है। तो मतलब कहने का ये है कि इसमें ये बता रहे हैं कि वो व्यापारी को मृत्यु दंड दे दिया, तो उसकी प्रेमिका रो रो कर ये सब वाक्यों को अपने मतलब दुख के रूप में बता रही है, रो रही है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण तो नहीं थी, लेकिन फिर भी हमने पढ़ लिया कि इसमें क्या है, देख लिया। आगे एक और तमिल महाकाव्य मणिमेखलई को करीब 1400 साल पहले सतनार द्वारा लिखा गया। इसमें कोवलन तथा माधवी की बेटी की कहानी है। ये रचनाएं कई सदियों पहले ही खो गई थी। उनकी पांडुलिपियां दोबारा लगभग 100 साल पहले मिली हैं। तो क्या कह रहे हैं ये दोस्तों, इस उसी जो माधवी को छोड़कर वो चला गया था, वो व्यापारी, उसकी माधवी उसकी बीवी थी क्या? इसमें क्या कह रहे हैं, माधवी से प्रेम करने, हाँ हाँ दोस्तों, ये बता रहे हैं कि जिस स्त्री से वो प्यार करने लगा था, माधवी, जो रो रो कर मम्मी बता रही है, दुख जाहिर कर रही है, उसकी बेटी के बारे में भी कहानी लिखी है। तो उस कहानी का वर्णन मिला है 1400 साल बाद, 400 साल, उस कहानी की 400 साल बाद मणिमेखलई पुस्तक में, जिसके लेखक थे सत्यनार। ठीक है, तो इसकी पांडुलिपियाँ खो गई थी, लेकिन इस कई मतलब 100 साल बाद मिली। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण नहीं होती, लेकिन हमें ये कभी कभी हमारे
पेपरों में आ जाता है, ये बड़ी परीक्षाओं में एक कभी कभी लिखने के लिए भी आ जाता है और कभी कभी मिलाने के लिए आ जाता है, कभी कभी वन लाइनर क्वेश्चन के रूप में आता है। ठीक है दोस्तों, ये इसलिए पढ़ रहे हैं और हमें बेसिक ज्ञान के लिए बहुत ज़रूरी है दोस्तों। एनसीईआरटी का मतलब ही इसमें एक एक बारीक से चीज़ों का वर्णन मिलता है। ठीक है, अन्य लेखक जैसे कालिदास, जिनके बारे में तुमने 10 में पढ़ा है, संस्कृत में लिखती थी। ठीक है, कालिदास की रचनाएं संस्कृत में मिलेंगी दोस्तों। ठीक है, आगे देखते हैं मेघदूत का एक श्लोक। दोस्तों हमें इसको छोड़ देना चाहिए क्योंकि ये बाद में पता पड़ता है कुछ है ही नहीं इसमें, है ना, वक्त ज़ाया हो रहा है। ठीक है, आप चाहें तो दोस्तों इस तरह से पढ़ सकते हैं। ठीक है, ऐसे इधर देख कर, ठीक है, इतना इतना पढ़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, है कुछ नहीं इसमें, हालांकि बस ही कहानियाँ टाइप की होती हैं, शब्दों को समझना भी थोड़ा मुश्किल पड़ता है ना, और वक्त सबसे ज़्यादा परेशान करता है क्योंकि वीडियो बड़ी हो जाती है दोस्तों, आप समझ सकते हो ना, वीडियो बड़ी हो जाती है तो फिर अच्छा भी नहीं लगता, आप लोग स्किप कर देते हो, है ना। या आप सोचते होगे कि इतना सब पढ़ाने की ज़रूरत क्या है जब इसमें कोई महत्वपूर्ण चीज़ ही नहीं है, कोई महत्व की चीज़ ही नहीं है, तो क्या फालतू के कंटेंट पढ़ा रहे हैं हम, है ना, इसलिए। ठीक है, एक बात है दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये 6वीं क्लास की एनसीईआरटी में कुछ कम महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है कक्षा 6 के बारे में। अगली कक्षा 7 की जो एनसीईआरटी पर हम चर्चा करेंगे, उसके बाद 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं तक इतिहास कंप्लीट करेंगे और उसके बाद आप दोस्तों देखेंगे कि हम अन्य विषय पर चर्चा करेंगे। लेकिन एक और जानकारी दे दें कि कक्षा 7 से मैं एक और स्पेशल तरीके से पढ़ाना शुरू करूँगा दोस्तों, कि उसमें मैं बिल्कुल भी व्यर्थ की चीज़ नहीं पढ़ाऊँगा, है ना। ये 6वीं क्लास है तो मैं इससे नॉर्मली तरीके से ले रहा हूँ और नॉर्मल तरीके से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, आगे चलते हैं। पुरानी कहानियों का संकलन तथा संरक्षण। हिंदू धर्म से जुड़ी कई कहानियाँ जो बहुत पहले से प्रचलित थीं, इसी काल में लिखी गईं। इनमें पुराण भी शामिल हैं। पुराण का शाब्दिक अर्थ है प्राचीन। पुराणों में विष्णु, शिव, दुर्गा और या पार्वती जैसी देवी देवताओं से जुड़ी कहानियाँ हैं। इनमें इन देवी देवताओं की पूजा की विधियाँ दी गई हैं। इनके अतिरिक्त इनमें संसार की सृष्टि तथा राजाओं के बारे में भी कहानियाँ हैं। तो दोस्तों देवी देवताओं जो बता रहे हैं, विष्णु, शिव, दुर्गा, पार्वती देवी देवता है ना, उनकी हमारे भगवान है ना, उनमें उनके बारे में पुराणों में दिया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं जिनसे सब उन्हें सुन और समझ सकें। स्त्री तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, वे भी इसे सुन सकते थे। ठीक है, पुराणों का पाठ तुम्हारी मंदिरों में किया करते थे। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे, जिसे लोग सुनने आते थे। दो संस्कृत महाकाव्य महाभारत और रामायण लंबी अरसे से लोकप्रिय रहे हैं। तुम में से भी कुछ बच्चे इस कहानियों से परिचित होंगे। महाभारत कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध की कहानी है। ठीक है दोस्तों, अब तक यहाँ देखते हैं क्या कह रहे हैं। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत में लिखे जाते थे, बिल्कुल, ताकि लोग उसके पढ़ सकें, लोग नहीं, नॉर्मल लोग, जिनमें सबसे जिससे सब उन्हें सुन और समझ सकें। स्त्री तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी। स्त्री और शूद्रों को दोस्तों वेद पढ़ने की अनुमति तो नहीं थी, लेकिन वे पुराण सुन सकते थे। ठीक है, पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे, क्योंकि मंदिरों में लोग आते हैं श्रद्धापूर्वक भाव से। ठीक है, और वेद पुराण मंदिरों में ही रखी जाती थी। ठीक है, कोई अपने घर पर तो लेके जाएगा नहीं कि चलो घर पे ले जाकर अपनी मतलब किसी को मोहल्ले वालियों को सुनाए, ऐसा कुछ नहीं। मंदिरों में ही श्रद्धा का भाव मंदिरों में ही रहता था लोगों को। ठीक है, इस तरह दो संस्कृत महाकाव्य महाभारत और रामायण लंबे अरसे से लोकप्रिय रहे हैं। ठीक है, महाकाव्य जो है ना, सबसे बड़े महाभारत और रामायण है। ठीक है, इसमें कह रहे हैं आप बच्चे लोग भी इससे परिचित होंगे। ठीक है, कक्षा 6 के बच्चों से पूछ रहे हैं ये। ठीक है, महाभारत कौरवों और पांडवों के बीच की लड़ाई के बारे में है। ठीक है, महाभारत में यार क्या गला है हमारा। महाभारत में पांडवों और कौरवों के बीच जो लड़ाई है ना,
उसके बारे में दिया गया है। इस युद्ध का उल्लेख पुरुवंश की राजधानी हस्तिनापुर की गद्दी प्राप्त करना था। यह कहानी तो बहुत ही पुरानी है, पर आज इसे हम विशेष रूप में जानते हैं। वह करीब 1500 साल पहले लिखी गई है। ठीक है, माना जाता है कि पुराणों और महाकाव्य दोनों को ही व्यास नाम के ऋषि ने संकलित किया। महाभारत में ही भगवद गीता भी है, जिसके बारे में तुम अध्याय 9 में पढ़ा है। मतलब अध्याय 9 में दोस्तों हम आपको भगवद गीता के बारे में थोड़ा पढ़ा चुके हैं, महत्वपूर्ण जानकारी है, और कुछ नहीं था उसमें। बाकी तो आप कहीं आगे पढ़ेंगे, या मैं किसी दिन इस पर स्पेशल वीडियो लेकर आऊँगा दोस्तों। ठीक है, उसके बारे में आपको पढ़ाऊँगा और महत्वपूर्ण फैक्ट आपको दूंगा। बाकी मतलब बहुत बड़ी है। रामायण की कथा कौशल के राजकुमार राम के बारे में है। उनके पिता ने उन्हें वनवास दे दिया। वन में उनकी पत्नी सीता को लंका के राजा रावण ने अपहरण कर लिया। सीता को वापस पाने के लिए राम को लड़ाई करनी पड़ी। भी विजय होकर कौशल की राजधानी अयोध्या लौटी। महाभारत की तरह रामायण भी एक प्राचीन कहानी है, जिसके बाद में इसी रूप में दिया गया, जिसे बाद में लिखित रूप में दिया गया। ठीक है, कहानी है ये दोस्तों, इसको लिखित रूप में बाद में लिखा गया। ठीक है, संस्कृत रामायण के लेखक वाल्मीकि माने जाते हैं। ठीक है, ये गुलाबी अक्षरों में जो कुछ है, इसको कुछ भी लिखा है दोस्तों, इसको स्किप करते हैं। ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी नहीं, कक्षा 6 के छात्रों को दिए जाने वाली होमवर्क के रूप में ये होता है। ठीक है, आम लोगों द्वारा कही जाने वाली कहानियाँ। ठीक है, आम देखते हैं ये इसमें क्या है। आम लोग भी कहानियाँ कहते थे, कविताओं और गीतों की रचना करते थे, गाने गाते थे, नाचते थे और नाटकों को खेलते थे। ठीक है, इनमें से कुछ तो इस समय के आसपास जातक और पंचतंत्र की कहानियों के रूप में लिखकर सुरक्षित कर लिए गए हैं। जातक कथाएं तो अक्सर स्तूपों की रेलिंगों पर अजंता के चित्रों में दर्शाई गई हैं। ठीक है दोस्तों, क्या कह रहे हैं कि आम लोग जो कहानियाँ लिखते थे, गाना गाते थे, नाचते थे, नाट्य कला लिखते थे, बाकी जो कुछ भी, ठीक है, उनके बारे में बताया गया है। उन्हें इनमें से कुछ तो इस समय के आसपास जातक और पंचतंत्र की कहानियों के रूप में लिखित रूप में सुरक्षित कर ली गई। ठीक है दोस्तों, जातक कथाएं, पंचतंत्र कहानियाँ आप दोस्तों पढ़ेंगे तो बहुत ही अच्छी किस्म की कहानियाँ मानी जाती हैं। आप चाहें तो उनको यूट्यूब पर जाकर कहीं भी देख सकते हैं। ठीक है, और जातक कथाओं को अजंता की गुफाओं में भी उकेरा गया है। ठीक है दोस्तों, आप देख सकते हैं। इनमें से कुछ कहानियाँ अगले पृष्ठ पर दिखाई गई हैं। ठीक है, बंदर राजा की कहानी दोस्तों, ये आप स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ सकते हैं, वैसी कोई महत्वपूर्ण कहानी नहीं है दोस्तों। क्या कह रहे हैं कि बंदर राजा की कहानी, एक समय बंदरों का एक राजा हुआ करता था। वह हिमालय पर गंगा के किनारे लगभग अपने 80,000 अनुयायियों के साथ रहा करता था। इस सारे जंगलों को एक खास आम के पेड़ के फल बहुत प्रिय थे। वे आम बड़े मीठे होते थे। इसके स्वादिष्ट आम धरातल पर नहीं उगते थे। ठीक है, एक दिन एक पका हुआ आम गंगा नदी में गिर गए कर बहते बहते बनारस पहुंचा। उस वक्त नदी में वहाँ का राजा नहा रहा था। उसने एक आम मिला, उसी चक्कर वह तो हैरान रह गया। उसने अपने राज्य के जंगलों को देखकर पाल करने वालों से पूछा, क्या इस आम को पेड़ को ढूंढ सकते हो या नहीं। वो राजा को हिमालय की पहाड़ी पर ले गया। वहाँ पहुंचकर राजा तथा उसके दरबारियों ने खूब आम खाए। रात में राजा ने देखा कि बंदर भी पके आम को मजा ले रहे हैं। राजा को यह बात तो बुरी लगी और उसने मार डालने का फैसला किया। बंदरों की राजा ने अपनी प्रजा को बचाने की योजना बनाई। उसने आम के पेड़ की टहनियों को तोड़कर उन्हें आपस में बांधकर नदी पर कुछ पुल बनाया। उसकी एक चोर को वह एक तब तक पकड़ी रहा जब तक वह उसकी सारी प्रजा ने नदी को पार न कर लिया। इस पर प्रजा से वह इतना थक गया कि मरणासन हो गया कर गिर गया। दोस्तों इसके बारे में ये कहानी दी गई है, ये देखिए चित्र में। ठीक है, तो कुछ महत्वपूर्ण नहीं थी, लेकिन इससे सीख मिलती है कि
राजा भी कुछ ऐसा ही करेगा। राजा ने जब यह सब देखा तो उसने बंदर राजा को बचाने की कोशिश की कि वह सफल न हो सका। बंदर राजा की मृत्यु पर उसे शोक हुआ और राजा ने उसे पूरा सम्मान दिया। मध्य भारत में भरत के एक स्तूप से मिले एक पत्थर पर उकेरे गए चित्र में ऐसे दिखाया गया है। ठीक है, तो ये छोड़ते हैं गुलाबी अक्षरों में क्या लिखा है कि विज्ञान की पुस्तकें। इसी समय गणितज्ञ तथा खगोल शास्त्र आर्यभट्ट ने संस्कृत में भट्टियम नामक पुस्तक लिखी। इसमें से उन्होंने लिखा कि दिन और रात पृथ्वी की अपनी धुरी पर चक्कर काटने की वजह से होते हैं, जबकि लगता है कि रोज़ सूर्य निकलता है और डूबता है। उन्होंने ग्रहण के बारे में भी एक वैज्ञानिक तर्क दिया। उन्होंने वृत्त की परिधि को मापने की भी विधि ढूंढ निकाली। तो दोस्तों कह रहे हैं ये बोल रहे हैं कि आर्यभट्टियम नामक पुस्तक ली, जिसमें उन्होंने पृथ्वी के बारे में और सूर्य चंद्रमा आदि के बारे में जानकारी दी। और दोस्तों आज हम देखते हैं कि सोचते हैं कि अंग्रेज वैज्ञानिकों ने, पश्चिमी वैज्ञानिकों ने, अमेरिकी वैज्ञानिकों ने ये सब खोजा कि हम सच्चाई से तो बिल्कुल वाकिफ़ ही नहीं होते। ये सच्चाई है दोस्तों कि हमारे देश में भी ये पहले से ही खोजी जा चुकी हैं। ठीक है दोस्तों, हमारे देश में जो आज पश्चिमी देशों के वैज्ञानिक कुछ भी खोज करते हैं उससे बहुत पहले हमारे देश में ये सब खोजा जा चुका है दोस्तों। इस सब पर रिसर्च हो चुके हैं। ठीक है, ये बता रहे हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं, वैसे कोई महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक है, वैज्ञानिक तक दिए उन्होंने जो क्या कह रहे हैं, रोज़ सूर्य निकलता है और ढलता है, ये सब जो लगता है उतना ही सही है। कहाँ थे? जो लगता है उतना ही सही है जितना कि आज प्रयुक्त होने वाली विधि। बराह, मिहिर गुप्त, ब्रह्मगुप्त और भास्कराचार्य कुछ अन्य गणितज्ञ और खगोलविद्ता थे जिन्होंने कई खोजें की इसके बारे में और पता लगाएं। शून्य अंकों का प्रयोग से पहले होता है। अंकों का प्रयोग पहले से होता रहा था, पर अब भारत के गणितज्ञों ने शून्य के लिए एक नए चिन्ह का आविष्कार किया। गिनती की यह पद्धति अरबों द्वारा अपनाई गई और तब यूरोप में भी फैल गई। आज यह पूरी दुनिया में प्रयोग की जाती है। क्या कह रहे हैं? शून्य अंकों का प्रयोग पहले से होता रहा है। ठीक है, पर अब भारत के गणितज्ञों ने मतलब आर्यभट्ट ने शून्य की खोज की। चिन्ह का आविष्कार गिनती के रूप में होने लगा और अरबों के बाद यूरोप में फैला। ठीक है, आयुर्वेद चिकित्सा विज्ञान की विख्यात पद्धति है जो प्राचीन भारत में विकसित हुई। प्राचीन भारत में आयुर्वेद के दो प्रसिद्ध चिकित्सक थे, चरक प्रथम द्वितीय शताब्दी ईस्वी में और सुश्रुत चौथी शताब्दी ईस्वी में। चरक द्वारा रचित चरक संहिता औषधि शास्त्र की एक उल्लेखनीय पुस्तक है। अपनी रचना सुश्रुत संहिता में सुश्रुत ने शल्य चिकित्सा की विधियों का विस्तृत वर्णन किया है। ठीक है दोस्तों, अन्यत्र में क्या है दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको मतलब लिख सकते हैं। ये महत्वपूर्ण फैक्ट हैं दोस्तों। ठीक है, अन्यत्र ये जरूर पढ़ा करें दोस्तों, इसमें महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। कागज़ आज हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बना है। ठीक है, जो किताबें हम पढ़ रहे हैं भी कागज़ पर छपी होती हैं, उसी तरह लिखने के लिए भी कागज़ का उपयोग किया जाता है आज के दौर में। कागज़ का आविष्कार करीब 1900 साल पहले काई लुन नाम के व्यक्ति ने चीन में किया था। ठीक है दोस्तों, चीन बहुत ही पहले से कागज़ का उपयोग कर रहा है। उसने पौधों की रेशों, कपड़ों, रस्सियों और पेड़ों की छाल को पीट कर लुगदी बनाकर उसी पानी में भिगो दिया। फिर उस लुगदी को दबाकर उसका पानी निचोड़ा और तब सुखाकर कागज़ बनाया। आज भी हाथ से कागज़ बनाने के लिए इसी विधि को अपनाया जाता है। ठीक है, कागज़ बनाने की तकनीक को सदियों तक गुप्त रखा गया। करीब 1400 साल पहले यह कोरिया तक पहुंचा। ठीक है दोस्तों, तो ये बोल रहे हैं कि दोस्तों कागज़ का आविष्कार बहुत पहले चीन ने कर लिया था, लेकिन काफ़ी वक्त तक वो छुपाए रखा अन्य देशों से। ठीक है, चीन बहुत चीज़ों का आविष्कार करके उसको छुपाए रखता था, बाद में मतलब लोगों को जानकारी मिलती थी, अन्य देशों के लोगों को। तो ये सब उसकी नीति है चीन की। ठीक है, इसके तुरंत बाद ही यह जापान
तक फैला। करीब 1800 साल पहले यह बगदाद में पहुंची, फिर बगदाद से यह यूरोप, अफ्रीका और एशिया के अन्य भागों में फैली। इस उपमहाद्वीप में भी कागज की जानकारी बगदाद से ही आई। ठीक है, तो दोस्तों कागज़ धीरे धीरे फैला, इस तरह से हमारे देश में भी आया होगा। ठीक है, क्या कह रहे हैं वो उपयोगी शब्द दोस्तों, ये अपन ये हम अपन को ज़रूर पढ़ना चाहिए दोस्तों हम लोगों को। ठीक है दोस्तों, ये महत्वपूर्ण शब्दावली आप देखिए और ये गूगल करके कहीं से भी सर्च करके इसका मतलब एक मतलब क्या कह सकते हैं, इसका बहुत उपयोग होता है दोस्तों। इनसे आपका बेसिक ज्ञान बहुत बढ़ता है और शब्दावली हमारी माइंड में बैठी रहना चाहिए दोस्तों। क्या है शब्दावलियों से आप किसी भी पुस्तक को पढ़ने में मदद मिलती है ना। हम बार बार कहीं इन शब्दों को लिखा हुआ देखते हैं तो कंफ्यूज नहीं होते। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं क्या है शब्दावली। स्तूप, मंदिर, चित्रकला, महाकाव्य, कहानी, पुराण, गणित, विज्ञान, ये दोस्तों एक तरह से परिभाषाएं जितनी ज़्यादा आएंगी उतना नॉलेज अच्छा होगा अपना, है ना। तो दोस्तों कल्पना करो, ये छोड़ो। इसके बाद ये कुछ काम की नहीं है। इसके बाद आगे देखते हैं, इसमें कुछ और दिया गया, ये दिया गया है दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण तिथियाँ। ये भी बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं दोस्तों, इनको आप याद कर लिया करें या कहीं फेर में कहीं अलग पेज पर लिख कर इनको याद करें। ये दोस्तों ज़रूरी है ना, याद करने की मतलब किसी भी प्रकार से कहीं भी पूछी जा सकती है। ठीक है, तो देखते हैं। स्तूप निर्माण की शुरुआत लगभग 300 साल पहले, अमरावती लगभग 2000 साल पहले। ठीक है, अमरावती 2000 साल पहले। कालिदास 1600 साल पहले आए, मतलब उनकी काल का वर्णन है इसमें। लौह स्तंभ, भीतरगांव का मंदिर, अजंता की चित्रकारी, आर्यभट्ट 1500 साल पहले, दुर्गा मंदिर 1400 साल पहले। ठीक है दोस्तों, ये इतना हो गया। और इसके बाद में आगे कुछ दिया नहीं गया। ये चर्चा वर्चा कक्षा 6 की छात्रों के लिए बनाए गए हैं। ठीक है, ये देख लेते हैं दोस्तों क्या है। ये भी महत्वपूर्ण तिथियों के रूप में ही है। तिथियों पर एक नज़र। तो दोस्तों ये लास्ट चैप्टर है, इसलिए इसमें काफ़ी तिथियां दे दी गई हैं। ठीक है, तो इन पर चर्चा करते हैं एक बार अच्छे से। इस तरह इस पूरी पुस्तक में हमने वर्ष 2000 को शुरुआती बिंदु के रूप में रखकर घटनाओं प्रक्रियाओं की होने की अनुमानित स्थिति की जानकारी दी है। ठीक है, पर अन्य पुस्तकों जो तुम पढ़ोगे उनमें लिखित तिथियां अलग अलग तरह से लिखी होंगी। इस पुस्तक में हम तिथियों को पहले करीब या लगभग लिखाया गया है। इन पुस्तकों में तिथियों को करीब या लगभग लिखा गया है। ठीक है, जैसे कि पुराण युग अध्याय 2 के लिए तिथियां लाखों वर्ष पहले के रूप में लिखी गई हैं। मेहरगढ़ अध्याय 2 में कृषि तथा पशुपालन की शुरुआत की तिथि लगभग 6000 ईसा पूर्व दी गई हैं। हड़प्पा के नगरों का विकास लगभग 2700 से 1900 ईसा पूर्व के बीच। ऋग्वेद की रचना का काल लगभग 1500 वर्ष के ईसा पूर्व के बीच है। महाजनपदों तथा गंगा की मैदानों इलाकों में नगरों का विकास तथा उपनिषद, जैन धर्म तथा बौद्ध धर्म से जुड़े विचारों का उदय लगभग 500 ईसा पूर्व। पश्चिमी उत्तर में सिकंदर का आक्रमण लगभग 327 से 325 ईसा पूर्व। चंद्रगुप्त मौर्य का राजा बनना लगभग 321 ईसा पूर्व। अशोक का शासन काल लगभग 268 ईसा पूर्व से 331 ईसा पूर्व के बीच। संगम साहित्य की रचना लगभग 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी। कनिष्क का शासन लगभग 78 से 100 ईस्वी। और ये क्वेश्चन मार्क भी लगा दिया है, कहीं थोड़ी मिस्टेक होती है ना या कोई इश्यू रहता है वो ये कर देते हैं ना। गुप्त साम्राज्य की स्थापना लगभग 320 ईसा पूर्व। वल्लभी की परिषद में जैन साहित्य का संकलन लगभग 512 से 521 ईस्वी। हर्षवर्धन का शासन लगभग 606 से 647 ईस्वी। चीनी यात्री स्वेन सांग का भारत आगमन लगभग 630 से 643 ईस्वी। पुलकेशिन द्वितीय का शासन 609 से 642 ईस्वी। कुछ घटनाओं के लिए जैसे कि अशोक के शासन की शुरुआत की तिथि के रूप में तुम्हें एक से अधिक तिथियां देखने को मिल सकती हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि इतिहासकार इस बात पर एक मत नहीं हो पाए हैं कि सही तिथि क्या है। प्रश्नवाचक चिन्ह की
साथ दी गई तिथियां इस बात का संकेत करती हैं कि यह तिथि निश्चित नहीं है। ये जैसे कि यहाँ दिया गया ना दोस्तों, ये प्रश्नवाचक चिन्ह की इधर कनिष्क का शासनकाल, तो ये निश्चित नहीं है दोस्तों, ठीक है। इसलिए ये दोस्तों मैप दिया गया है, इसमें ये थोड़ा ब्लर हो रहा है, ये कुछ साफ नहीं दिख रहा है, ठीक है दोस्तों। क्या कह रहे हैं, भारत का राजनीतिक मानचित्र है ये, आज के समय का मानचित्र है दोस्तों ये, ठीक है दोस्तों। मैं एक बात बता दूं आपको, मैं मानचित्र पर एक पूरा लेक्चर लेकर आऊँगा, अभी नहीं, ये कंप्लीट एनसीईआरटी हो जाए उसके बाद, ठीक है। मानचित्र पर पूरा कंप्लीट मैं एनसीईआरटी 6 से लेकर 12 तक पूरा एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें का एनसीईआरटी 6 से लेकर 12 तक जितनी भी मैप दिए गए हैं, मैप जो भारत की और अन्य देशों की और या भारत की समकालीन घटनाओं की समकालीन या कुछ अन्य, वो सारी मैप आपको एक अलग लेक्चर में सेपरेट मिल जाएंगी, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। और हम आपको बता दें दोस्तों, हम ये एनसीईआरटी कक्षा 6 की पूरे लेक्चरों को कंप्लीट कर चुके हैं। अब कल से अध्याय पहला और कक्षा 7 की एनसीईआरटी शुरू करेंगे। तो दोस्तों बनी रहिए इस चैनल पर, एनसीईआरटी सर्कल पर, ठीक है। वीडियो पूरा देखने के लिए एक बार फिर से धन्यवाद दोस्तों। प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें, कमेंट करें, इसलिए क्योंकि हमसे अगर कोई गलती हुई हो, हमारे शब्दों में कोई त्रुटि हुई हो या हम कोई चीज़ स्किप कर चुके हों, तो हमें सलाह दें और अपना ज्ञान थोड़ा हमें भी दें दोस्तों। ज्ञान नहीं, एक सलाह के रूप में, है ना, आप दें। ज्ञान नहीं कह सकता, एक अलग बात हो जाती है ज्ञान देना, ठीक है। तो ठीक है, चलते हैं दोस्तों, बाय, थैंक यू।